काट दिया फिर चलिए देखिएगा कल बढ़ा दो पीछे। कल जो पढ़े थे हम लोग अर्थक्वेक के बारे में पढ़े थे, भूकंप। देखिएगा भूकंप से क्या होता है कि तीन हमारी वेव निकलती है, और तीन वेव कौन कौन सा था? प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और एल वेव। इनकी चर्चा हम लोग कर लिए थे कल। सबसे जो खतरनाक होती है इन तीनों में से, जो काफी हमको नुकसान पहुंचाता है, कौन सा है? एल वेव होता है ये, कि जो डैमेज बहुत ज्यादा करता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसका मापक यंत्र, मेजरमेंट इक्विपमेंट कौन सा हो जाएगा? मेजरमेंट, इसको मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? तीन पढ़ाए थे आपको, सिस्मोग्राफ, रिएक्टर स्केल और मार्केली स्केल। रिएक्टर स्केल और मार्केली स्केल क्या होता है? दो स्केल होते हैं जिसका डायमेंशन कितना होता है? एक का 10 तक होता है, एक का 12 तक होता है। रिएक्टर जो स्केल है वो आज के हमारे वर्तमान समय में यूज करते हैं, जो हम लोग भूकंप मापना होता है तो, और उसमें एक ग्राफ बनते रहता है मॉनिटर में, और उसी ग्राफ को बोलते हैं हम लोग क्या? सिस्मोग्राफ, जो कि हमारा क्या है? तीव्रता को मेजरमेंट करता है, तीव्रता को मापता है। चलिए भूकंप से और क्या होता है? देखिए भूकंप से एक वर्ड है सुनामी, और सुनामी क्या होता है? उसको अंग्रेजी में टी सुनामी बोलते हैं, टी साइलेंट हो जाता है, सुनामी। जब महासागरों में होता क्या है? जब महासागरों के तल के नीचे जब भूकंप का केंद्र होता है तो महासागर के जलों में क्या हो जाता है? हलचल हो जाता है, काफी ज्यादा हलचल हो जाता है। और उसमें होता क्या है कि एक ज्वार भाटा समान टाइप का, उसी टाइप का ऊंची ऊंची लहरें निकलती है, काफी ऊंची ऊंची सी हाइट होती है। तो उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? सुनामी। तो पहले सुनामी को पढ़ेंगे, उसके बाद आगे ज्वालामुखी को पढ़ेंगे। लिखिएगा सुनामी, उसको कट कर दीजिएगा, हेडिंग डालिएगा सुनामी। सुनामी महासागरीय धरातल के नीचे, महासागरीय धरातल के नीचे जब भूकंप उत्पन्न होता है, महासागरीय धरातल के नीचे जब भूकंप उत्पन्न होता है भूकंप उत्पन्न होता है तो महासागर के जल में ऊंची ऊंची लहरें ऊपर उठना शुरू होती हैं। ऊंची ऊंची लहरें ऊपर उठना शुरू होती हैं, अर्थात दीर्घ ज्वार और भाटा आता है, अर्थात दीर्घ ज्वार और भाटा आता है। इस घटना को सुनामी कहते हैं। इस घटना को सुनामी कहते हैं। चलिए समझते हैं इसको।
देखिए इस प्रकार का क्या होता है हमारा स्थल मंडल। ये क्या है? महासागर। ये महासागर है। ये होता क्या है, अगर महासागर की तल के नीचे ही अगर भूकंप का केंद्र बनता है, मान लेते हैं यहां पे भूकंप का केंद्र बन गया इस पॉइंट पे, या यहां पे नहीं तो यहां मान लेते हैं यहां पे भूकंप का केंद्र बन गया, और भूकंप का केंद्र बनने से क्या होगा कि यहां पे कंपन होगा, तो ये महासागरीय जल जो जल राशि है वो क्या करती है, ऊपर नीचे उठना शुरू हो जाती है। इसी पूरी परिघटना को कहते हैं हम लोग क्या, सुनामी। ये लहरें काफी ऊंचा ऊंचा उठेंगी ऐसे ऐसे। क्लियर? खासकर ये ज्यादा जो सुनामी का कहर होता है ये जापान वाले हिस्से में आते रहता है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो अगर सुनामी पूछे कि सुनामी कब आता है, तो हमारे महासागर के नीचे जब भूकंप उत्पन्न होता है तो उस समय क्या आता है, सुनामी आता है। चलिए, बिल्कुल ये ज्वार भाटा के समान ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि लहरें काफी ऊंचा ऊपर उठती हैं ऐसे, जो काफी नुकसान करती हैं, और जैसे जैसे ये आगे जाएंगे धीरे धीरे इनका तरंग का जो लेवल होता है वो घटते जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा। हाँ, इसको बनाना है तो बना सकते हैं। उसमें क्या बनाइएगा, इसको मत बनाइएगा, बाकी बना दीजिएगा। ये भूकंप का केंद्र हो जाएगा, भूकंप का केंद्र। हो गया। देखिए, सुनामी की सूचना हमें कैसे पता चल जाता है, पहले ही देखिएगा, तो सुनामी की सूचना हमें पता चल जाएगा कि सुनामी आने वाला है। वो कैसे पता चलता है, तो इसके लिए एक असेसमेंट है जिसका नाम है डार्ट, DART। ये क्या करता है, इससे हमें सुनामी का सूचना प्राप्त होता है। इससे क्या होगा, हमें सुनामी का सूचना प्राप्त होता है। हमको अलर्ट कर दिया जाता है पहले 24 घंटे अप्रोक्स या 12 घंटे अलर्ट कर दिया जाता है कि यहां पे क्या होगा, सुनामी आने वाली है। क्लियर? इसको नोट करिएगा। हो गया। क्या भूकंप की सूचना पहले हम लोग प्राप्त कर सकते हैं? अभी तक ऐसा कोई मेजरमेंट यंत्र नहीं बना है जो कि हमें भूकंप की सूचना पहले ही दे दे कि यहां पे भूकंप आने वाला है। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना बना है। अभी फ्यूचर में देखिए क्या होता है, और लेकिन इसका पता चल जाता है, और इसे ही कहा जाता है डार्ट। डार्ट का जो फुल फॉर्म होता है, डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्ट ऑफ सुनामी।
इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सुनामी का पहले सूचना आपको दे दिया जाएगा, वहां से जगहों को खाली कर दिया जाता है, जिससे हमारा नुकसान कम होता है। हो गया। चलिए अब बात करेंगे हम लोग ज्वालामुखी की। ये आपका ये कहानी समाप्त हुआ। सुनामी और भूकंप दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जब समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है तो सुनामी उत्पन्न होता है, और इसकी सूचना हमें कहां से प्राप्त होती है, डार्ट के थ्रू प्राप्त होती है। अब बात करेंगे हम लोग ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी क्या होता है? वोल्केनो। ये भी क्या होता है, पृथ्वी की आंतरिक घटना है, और जो अंदर से जो मैग्मा होता है वो बाहर निकलता है। तो इस पूरी परिघटना को क्या बोलते हैं हम लोग, ज्वालामुखी। इसको समझते हैं। चलिए, ये पूरा हमारा स्थल मंडल हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल के नीचे ही एक और मंडल पाया जाता है, जिसको बोलते हैं एस्थीनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल। इसके ठीक नीचे पाया जाएगा। ये दुर्बलता मंडल हो गया। ये कौन सा मंडल, स्थल मंडल, और ये दुर्बलता मंडल। इसी के नीचे हमारा खौलता हुआ मैग्मा मिलेगा, जिसका बिल्कुल ऐसे रहेगा वो। यही मैग्मा है। नोट करिएगा, इसे बनाइएगा। फिर कल इसकी घटना आप लोगों को चर्चा किया गया था थोड़ा सा, कि जब क्या होता है कि यहां पे टेम्परेचर जो होता है, यहां पे जो टेम्परेचर होगा लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। 2000 सेंटीग्रेड। और इसकी वजह से यहां पे जो चीजें होती हैं हमेशा वो खोलते रहती हैं, उबलती रहती हैं। और उबलने से क्या होगा कि यहां पे दबाव होगा, प्रेशर बनेंगे। और जब प्रेशर होता है तो प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से इसमें क्या हो जाता है, क्रैकिंग हो जाती है। इस पूरे चट्टानों में क्या हो जाएगी, ऐसे क्रैकिंग हो जाता है। और जब क्रैकिंग होगा तो अंदर से क्या निकलेगा, ये मैग्मा निकलता है, और इस प्रकार से पूरे हमारे सतह पे फैल जाता है। ये इसको बोलते हैं मैग्मा। मैग्मा। और इस क्रैकिंग से ये बाहर निकलकर ऐसे चारों तरफ फैलता है।
जब ये मैग्मा बाहर आता है तो बाहर का टेम्परेचर थोड़ा सा हमारा बहुत ज्यादा कम है, थोड़ा ही कम नहीं, बहुत ज्यादा कम है इसके कंपेयर में। यहाँ पे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड था और यहाँ पे कितना है, 40 से 45 होगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री लगभग होता है, मान लेते हैं एवरेज 40। तब भी क्या होगा कि इससे बहुत ज्यादा ही कम है, तो यहाँ पे जो मैग्मा है वो ठंडा होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लावा में कन्वर्ट हो जाता है। मैग्मा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लावा में। लावा में, क्लियर। और यही लावा आगे चलकर एक चट्टान बनाता है और उस चट्टान का नाम होता है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान बनाता है, क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, ये जो जहां से हमारा मैग्मा बाहर आता है, जो इसका मुख होता है ऊपर वाला, ये पॉइंट, उसको क्रेटर बोलते हैं। उसको क्रेटर बोला जाता है। आज जब वही उसका जो निकासी पॉइंट है, यहां से बाहर निकलता है, अगर वो बड़ा होगा तो उसका नाम बदल जाता है, उसको बोलते हैं कैंडेला। जब इसका मुख क्या होगा, जब बड़ा होगा तो इसको क्या बोलेंगे, कैंडेला। ऐसे क्रेटर और कैंडेला में यही डिफरेंस है कि जब उसका यहां से जो एग्जिट पॉइंट है, अगर उसका एरिया छोटा है, जहां से हमारा मैग्मा निकलता है छोटा है मुख उसका, तो उसको बोलेंगे क्रेटर। और जब उसका मुख द्वार उसका बड़ा है तो कैंडेला, क्लियर। चलिए, तो कहने का मतलब मैग्मा हमारा बाहर निकला और बाहर निकलकर ठंडा हुआ तो आग्नेय चट्टान बन गया। और आग्नेय चट्टान भी दो प्रकार की होती है, मुख्यतः ये दो प्रकार की होती है। जो पहला होगा उसको बोलते हैं बेसाल्ट, और एक को बोलते हैं ग्रेनाइट। एक को बोलेंगे बेसाल्ट और एक को ग्रेनाइट बोलते हैं। अब डिपेंड ये देखना हमें कि बेसाल्ट चट्टान किसको बोलेंगे और ग्रेनाइट किसको कहेंगे। तो अब इसको समझते हैं। चलिए देखिए, अगर मान लेते हैं यहां पे फिर से कोई क्रैकिंग हुई इस प्रकार से, और ये क्रैकिंग ऊपर नहीं बढ़ पाया, नीचे ही रह गया ऐसे, तो मैग्मा क्या करेगा, इसी यहीं पे इसी मंडल में इसी भाग पर आके जम जाएगा वो। और जम के क्या बना लेगा, ठंडा हो जाएगा। यहां पे जब ठंडा हो जाएगा तो कौन से चट्टान बनाएगा, आग्नेय चट्टान। अगर धरती के नीचे ही वो जम जाता है इस भाग में और ठंडा होकर चट्टान बनाएगा, तब पर भी क्या कहलाएगा, आग्नेय चट्टान ही कहलाएगा। लेकिन आग्नेय चट्टान में से कौन सा चट्टान कहलाएगा, ग्रेनाइट कहलाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। जब वो अंदर ही जमकर चट्टान का निर्माण करता है तो आग्नेय चट्टान होता है, और आग्नेय में कौन सा हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा। अब अगर ऊपर वो बाहर आकर वो जमता है, जम के चट्टान का निर्माण करेगा, तो कौन सा होगा, वो बेसाल्ट। और इसी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से क्या बनेगा, मिट्टी का निर्माण होगा, और उस मिट्टी को बोलते हैं हम लोग काली मिट्टी।
काली मिट्टी। ये तो हमारे देखिएगा ब्लैक सॉइल का जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है? आग्नेय चट्टान से हुआ है। आग्नेय चट्टान में कौन से? बेसाल्ट, बेसाल्ट से फिर काली मिट्टी। ग्रेनाइट कहां पाई जाती है? हमारे सतह के नीचे। और वो भी किस प्रकार की चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान ही। बना लीजिए इसको। उसका भाग, हाँ बिल्कुल, वहां के क्या होते हैं, भूमि क्या होती है, बैंड हो जाएगी, तो ऊपर का भाग थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। हो गया। अब देखिएगा इस जहां पे मैग्मा हमारा रहता है उसको बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, एक धाराएं चलती हैं, इस प्रकार से धाराएं चलती हैं, धाराएं चलती हैं। इस धाराओं को बोलते हैं संवहनीय धारा। क्या बोलेंगे? संवहनीय धारा। इससे होता क्या है कि प्लेटों पे दबाव और खिंचाव महसूस होता है, और इसी धारा की वजह से जो हमारी प्लेटें होती हैं कई भागों में टूट जाती हैं, कई भागों में वो टूट जाती है, इसी की वजह से, धारा की वजह से। और जहां मैग्मा स्थिर रहता है इसको क्या बोलेंगे? मैग्मा चैम्बर कहेंगे। ध्यान रखिएगा, मैग्मा चैम्बर। इस मंडल को दुर्बलता मंडल, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं एस्थीनोस्फेयर। एस्थीनोस्फेयर। इसको क्या बोलेंगे? लिथोस्फेयर। हो गया। देखिए ज्वालामुखी के द्वारा बहुत सारी आकृति का निर्माण किया जाता है। वो कहां आकृति का निर्माण होगा? सतह के अंदर ही, हमारे सतह के नीचे। जब ज्वालामुखी के द्वारा जो मैग्मा निकलता है और यहाँ पे जम जाएगा तो अलग अलग शेप में, अलग अलग आकृति में वो जमता है, तो उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। उसी में आपको डाइक मिलेगा, सील मिलेगा, लैपोलिथ मिलेगा, बैकोलिथ मिलेगा। वो आकृति के अंतर्गत क्या गया है, उसको नामकरण किया गया है उसका। तो ये कहाँ बनेंगे? यहाँ बनेंगे, धरती के नीचे। तो इसकी चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल इसको पूरा बना लीजिए, इसके बाद फिर इसकी चर्चा करते हैं। हो गया। देखिए अब ये सवाल बनता है कि ये मैग्मा का निर्माण कैसे होता है। ये जो मैग्मा होता है, जो काफी खनिज पदार्थ इसमें पाए जाते हैं मैग्मा में, तो उसका निर्माण कैसे होता है? कुछ तो होता होगा तभी तो उसका निर्माण होता होगा। ये जो परत होती है ना, ये परत है, इसी परत के गलने से इसका निर्माण होता है। क्या? हाँ, मैग्मा पूछ रहे हैं कि जो मैग्मा ये आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर का, उसका निर्माण कैसे होता है? क्या कह रहे हैं? अच्छा, नीचे वाले को मैग्मा बोलते हैं। दो परत है, एक नीचे चलेगी तो मैग्मा बोलेंगे, जब टूट के। चलिए बात करते हैं, ठीक है। जो ये नीचे वाला परतें होती है ना, उसको बोलते हैं पेरोडोटाइट। उसी के वो गलने से इसका निर्माण होता है। किसका? मैग्मा का।
तो एक लाइन लिख लीजिएगा इसमें, उसके बाद आगे लिख लेते हैं। लिखिएगा पहले मैग्मा का निर्माण, हेडिंग डालिएगा मैग्मा का निर्माण। मैग्मा का निर्माण, पेरोडोटाइट परत के मैग्मा का निर्माण, पेरोडोटाइट परत के गलने से होता है। ये परत कहां पाई जाती है? ये परत यहां पाई जाती है। ये सब परतें जो होती हैं, इसी परतों को बोलते हैं हम लोग पेरिडोटाइट। और इसी के गलने के फलस्वरूप, गलने से किसका निर्माण होगा? मैग्मा का निर्माण होता है। वो धीरे धीरे गलती जाती है। फिर ऐसे तो दुर्बलता मंडल खत्म हो जाएगा, ये भी तो बात है। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे देखिए, एक प्लेट ये होता है, जब क्रैकिंग होती है तो एक दूसरे को चढ़ते जाते हैं, और चढ़ने से क्या होता है कि उनके गैपिंग को वो भरती जाती हैं। जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो एक नीचे आएगा और एक क्या करेगा? ऊपर जाएगा। तो ये जितना नीचे आएगा ये प्लेटें उतनी ऊपर जाती हैं, तो वो उसकी जो गैपिंग होती है उसको भरने काम करते रहते हैं। प्लेटें होती हैं, यही प्लेटें आपस में जो यहाँ पे होंगी। अब ये होता क्या है, ये जो मंडल है, ये मंडल को, इसी मंडल को हम लोग बोलते हैं प्लेट्स। यही प्लेट होती है, यही क्रैक होती है, तो इसी के ऊपर हमारा स्थल मंडल है। और होगा क्या कि ये बीच में मान लीजिए ऐसे टूट गई, ऐसे टूट गई, ये टूट गई। देखिए गलता कब है? जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे ना, टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा? कम होते जाएगा। तो इसका जो है ये भाग है, ये हमेशा थोड़ी गलते रहेगा, हमेशा ये नहीं गलेगा। कब गलेगा? जब प्लेटें वो नीचे इस टेम्परेचर पे आएगी तब गलना प्रारंभ करती है। वो जब प्लेटें टूट के नीचे आके इस टेम्परेचर पर आती है तब गलना शुरू करती हैं वो। अगर ऐसा ऊपर यहां पे टेम्परेचर लगभग आपको 400 से 500 डिग्री तक मिलेगा इस परत पे। अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। अब होता क्या है कि यहाँ पे कई हमारी प्लेटें टूट चुकी हैं, कई प्लेटों का निर्माण होता है। जब टूटता है तो उसका जो भाग है, इसका भाग है, वो नीचे आता है, और नीचे आकर वही इस टेम्परेचर पर जब पहुंचेगा तो गलना शुरू हो जाएगा। ऐसे अगर हमेशा होते रहे, हमेशा गलते रहे, तो ये तो पूरा खत्म कर देगा। ये जब खत्म हो जाएगा तो ये हमारा दुर्बलता मंडल समाप्त हो जाएगा, फिर हमारा अस्थल मंडल भी धीरे समाप्त हो जाएगा, हमेशा भूकंप आते रहेगा। तो वो कब बनता है कि जब इसकी प्लेटें टूट के हमारे नीचे आ जाती हैं, तो वो गलते हैं तो बनते हैं। चलिए आगे लिखिएगा। अब ये थोड़ा सा इसका फॉर्मेशन था हमारा पूरा ज्वालामुखी का। अब इसको परिभाषित करते हैं, तो लिखिए मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर, हाँ, मैग्मा के उत्पत्ति से लेकर मैग्मा के उत्पत्ति से लेकर उद्गार तक की संपूर्ण क्रिया को, उद्गार तक की संपूर्ण क्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं। संपूर्ण क्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट,
उद्गार के समय, उद्गार के समय नेक्स्ट पॉइंट करके प्राप्त गैसें, प्राप्त गैसें, सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है जब ज्वालामुखी निकलता है तो? CO2। सबसे ज्यादा निकलेगा जलवाष्प। ध्यान रखिएगा, जब हमारा ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो सबसे ज्यादा क्या निकलता है? जलवाष्प निकलता है। तो क्या हो गया, वो भी तो गैस ही होता है। लिखिए जलवाष्प, उसके बाद कॉमा देकर SO2, उसके बाद CO2, SO2, CO2, N2 इत्यादि। क्लियर? इसके साथ में कुछ अन्य पदार्थ भी निकलते हैं, कुछ अन्य पदार्थ नीचे, कुछ अन्य पदार्थ। अन्य पदार्थों में क्या निकलेगा? देखिए लावा, राख, राख भी निकलता है ज्यादा, धुआं इत्यादि, धुआं इत्यादि। हो गया? चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। ये पूरी हमारी ज्वालामुखी क्रिया होगी, ऐसे ऐसे निकलता है, इसका निर्माण होता है। आगे आगे ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार। देखिएगा मैंने ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा क्या होता है? प्रसुप्त, या इसको सुसुप्त भी बोलते हैं, सोया हुआ। और एक होता है मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी को अंग्रेजी में एक्टिव, वोल्केनो। प्रसुप्त को क्या बोलते हैं? डोरमेट, वोल्केनो। और मृत को एक्सटिंक्ट, वोल्केनो। ये 3 प्रकार के हो गए। तीनों को समझते हैं, जिसमें लगातार लगातार कह सकते हैं कि ज्वालामुखी का उद्गार होते रहता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। लगातार रुक रुक के उसमें ज्वालामुखी का उद्गार होते रहे। दूसरा क्या है? प्रसुप्त। प्रसुप्त मतलब क्या होगा कि अभी उसमें उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में उसका उद्गार होने की संभावना है, वहां पे आ सकता है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी को बोलते हैं हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी, मतलब कि अभी सोया हुआ है, कहने का मतलब उद्गार हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे मृत ज्वालामुखी, मतलब कि पहले आया था लेकिन अब आने की संभावना नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? मृत ज्वालामुखी। तीनों को सिंगल करके पढ़ेंगे और इसका एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए हो गया। पहला लिखिएगा सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी।
वैसा ज्वालामुखी वैसा ज्वालामुखी जिनसे समय समय पर जिनसे समय समय पर मैग्मा का उद्गार होते रहता है। मैग्मा का उद्गार होते रहता है। सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। जैसे जैसे स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली, क्लियर, कॉमा देकर एटना, एटना, वैरन द्वीप, वैरन द्वीप, वैरन द्वीप ये कहाँ है? अंडमान निकोबार भारत में पाया जाता है। वहां भी एक्टिव वल्केनो हो, समय समय पर उसका उद्गार होते रहता है इत्यादि। वैरन द्वीप, बैरन द्वीप, जो कि देखिएगा हमारा जो अंडमान निकोबार है ऐसे, इसको बोलते हैं अंडमान। और अंडमान के यहां पे देखिएगा ये द्वीप पाए जाते हैं यहां पे, और इसी पे हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ, अंडमान में भी 4 अंडमान हो जाते हैं। दूसरा लिखिएगा प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। वैसा ज्वालामुखी जिनसे वैसा ज्वालामुखी जिनसे जिनसे मैग्मा का उद्गार नहीं हुआ है, जिनसे मैग्मा का उद्गार नहीं हुआ है, परंतु परंतु भविष्य में होने की संभावना है, परंतु भविष्य में होने की संभावना है। प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। जैसे फ्यूजियामा, जैसे फ्यूजियामा जो कि जापान में है। दूसरा कॉमा देकर नारकोंडम, ये भी अंडमान निकोबार में है, भारत का हिस्सा है इत्यादि। बाकी क्रम से सबको लिखवाया जाएगा कि कहाँ कौन सा ज्वालामुखी है, किस प्रकार का ज्वालामुखी है, लिस्ट दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट लिखिएगा लास्ट, मृत ज्वालामुखी। वैसा ज्वालामुखी जिनसे वैसा ज्वालामुखी जिनसे जिनसे प्राचीन समय में मैग्मा का उद्गार हुआ था, परंतु प्राचीन समय में मैग्मा का उद्गार
हुआ था, परंतु परंतु भविष्य में होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। परंतु भविष्य में होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मृत ज्वालामुखी कहलाता है। जैसे देमबंद, कौमा देमबंद, कौमा एकांका गुहा, एकांका गुहा। नेक्स्ट, को ए सुल्तान, को ए सुल्तान। जो अगर बात करें भारत में भी, तो भारत में देखिएगा जो दक्कन प्लेट्यू है, दक्कन का पठार है, वो ज्वालामुखी से ही उसका निर्माण हुआ है। तो इसको भी एग्जाम्पल में काउंट कर सकते हैं, दक्कन का पठार, कि बहुत पहले वहां पे ज्वालामुखी से उसका उद्गार हुआ था और इसका निर्माण भी हुआ, तो इसको इसमें भी डाल सकते हैं। वहां पे अब आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। चलिए, हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, हाँ, तो जो जरूरी थोड़ी है, कहीं भी आ सकता है, ये वहां पे आते हैं। तो ये ज्वालामुखी ये नहीं मायने रखता। अब देखिएगा हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हाँ, ओलंपस मोन्स, या उसको क्या बोलते हैं, ओलंपिया। वहां पर अगर उसका उद्गार हो गया ज्वालामुखी का, तो सबसे सौरमंडल ऊंचा हो जाएगा, और वहां पे है भी, वहां पे है भी। चलिए, हाँ सर, हाँ आवता नहीं, निकाल बना सर, ठीक है, कोई नहीं। चलिए, ये रही पूरी हमारे ज्वालामुखी का क्रिया। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे पृथ्वी के आंतरिक स्ट्रक्चर में, थे इसकी क्या भूमिका रही। हमने आपको पढ़ाया था पृथ्वी का आंतरिक स्ट्रक्चर में प्रत्यक्ष माध्यम और अप्रत्यक्ष माध्यम। तो प्रत्यक्ष माध्यम हम लोग क्या देखे थे? प्रत्यक्ष माध्यम में भूकंप देख लिए थे, ज्वालामुखी देखे थे, और अप्रत्यक्ष में ताप, दाब और घनत्व देखे थे। उससे हम लोग ये समझे थे कि अगर धरती के अंदर हम लोग जाते हैं तो ये तीनों चीज क्या होता है? बढ़ता है। और इससे क्या पता चलता है कि हमारे धरती के नीचे कौन सी चीजें क्या है, उसका निर्माण कैसे हुआ है। जो खनिज पदार्थ है, जो हमारे मैग्मा है, तो मैग्मा में क्या क्या पाया जाता है, उसका निर्माण कैसे हुआ। तो ये हमको प्रत्यक्ष माध्यम से अंदर के चीजों को बताता है। जो हम धरती से जो निकलता है, हम प्रत्यक्ष सामने देख लेते हैं, अच्छा धरती के अंदर ऐसा चीज पाया जाता है, और उसका अध्ययन करके हम लोग पता लगा लेते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट बात करेंगे हाँ, हेडिंग डाली गया था, हेडिंग डालिएगा, पृथ्वी की आंतरिक भूभाग के मंडल, पृथ्वी के आंतरिक भूभाग के मंडल। मंडल, चलिए, पहला स्थल मंडल। इसको देखेंगे, फिगर से समझेंगे कहां कहां तक इसका डिस्टेंस है।
दूसरा, पहला लिखिएगा अस्थल मंडल, दूसरा दुर्बलता मंडल, दूसरा दुर्बलता मंडल, और तीसरा लिख लीजिएगा दुर्बलता मंडल, हाँ ठीक है, चलिए तीसरा लिखिएगा बैरोस्फीयर का हिंदी क्या होता है? बैरोस्फीयर कह सकते हैं, लिखिएगा दाब मंडल, जहां पे दाब सर्वाधिक होते हैं, दाब मंडल या बैरोस्फीयर। क्लियर? इन तीन मंडलों की चर्चा करेंगे, कितना कितना किलोमीटर पाया जाता है। पहला लिखिएगा अस्थल मंडल, पहला लिखिएगा अस्थल मंडल, डिस्टेंस 0 से 100 किलोमीटर, कहां तक है ये? ऐसे इसको बना के समझ सकते हैं, ये अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग लिथोस्फीयर, इसको बोलते हैं पाइरोस्फीयर, या इसको बोलते हैं हम लोग एस्थीनोस्फीयर। और इसी को बोलते हैं बायरोस्फीयर। ये तीन सीक्वेंस होता है। इसकी बात करेंगे तो 0 से लगभग 100 किलोमीटर तक हमारा लिथोस्फीयर होता है, और ये जो 2900 किलोमीटर हो जाएगा आपका पाइरोस्फीयर, और बायरोस्फीयर जो है लास्ट हमारा आपका 6371 किलोमीटर, ये लास्ट तक होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें एक वर्ड आया है एस्थीनोस्फीयर, इसी में पाया जाता है, इसी मंडल में पाया जाता है। तो एस्थीनोस्फीयर की जो लंबाई होती है, या इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल की लंबाई, वो मायने रखता है, एक एग्जाम में थोड़ा सा आ जाता है। जो दुर्बलता मंडल पाया जाएगा वो लगभग आपका 200 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक कह सकते हैं, ये पाया जाता है दुर्बलता मंडल। 200 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर लंबाई तक ये फैला हुआ है हमारे धरती के नीचे। इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर? आपको बताया भी है कि ये जो सतह होगी, ये सतह कैसा होगा? सॉलिड। ये क्षेत्र कैसा होगा? ठोस हो जाता है। रीजन क्या होता है कि वहां पे दाब ज्यादा है, तो दाब ज्यादा होने की वजह से ये जो मंडल है, इस मंडल को बायरोस्फीयर बोलते हैं, और यहां पे ये मंडल ठोस पाया जाता है। और ये जो मंडल है, इस मंडल में देखिएगा ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तरल होते हैं। कैसे होते हैं? तरल फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। चलिए, हो गया।
आगे बात करेंगे अब। लिखिएगा। IUGG के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग, हाँ मेरी हेडिंग है, IUGG के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग हो गया। मतलब कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, जियोफिजिक्स, इसके अनुसार क्या किया गया, हमारे पृथ्वी के कई भाग बताए गए। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आपको 3 बताया गया था कि हमारे यहाँ क्रस्ट, मेंटिल और कोर पाए जाते हैं। इन्हीं तीनों को 2 भागों में और तोड़ दिया जाता है, 2-2। जैसे अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट हो जाएगा, एक अपर क्रस्ट हो जाएगा, एक लोअर क्रस्ट, अपर मेंटिल, लोअर मेंटिल, अपर कोर, लोअर कोर, ऐसे मिलाकर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसका क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया था। इसके अंतर्गत कह सकते हैं इस प्रकार से, जैसे ये हुआ, ऊपर वाले हिस्से को क्या बोल सकते हैं, अपर क्रस्ट, इसको क्या बोल सकते हैं, लोअर क्रस्ट। क्लियर। अब और देखा जाए इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपर मेंटिल, और इसको बोलेंगे लोअर मेंटिल। क्लियर। और इसके नीचे जो बात करेंगे, ये और ये, इसको बोलेंगे अपर कोर, और इसको बोलेंगे लोअर कोर। इस प्रकार से इसको बांटा गया है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटिल, लोअर मेंटिल, अपर कोर, लोअर कोर, बना लीजिए। हो गया।
चलिए इसका डायमेंशन देखते हैं। तो लगभग इसकी जो काउंटिंग होती है 0 से कह सकते हैं हम लोग 30 किलोमीटर, और यहां से यहां की जो डिस्टेंस होती है 30 से 2900 किलोमीटर, और यहां से यहां की टोटल डिस्टेंस होती है 6371 किलोमीटर। ये 0 से 30, फिर 30 से 2900, फिर 2900 से 6371 किलोमीटर। यहां पे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इनके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? हमारे AU GG के अंतर्गत। आगे बात करेंगे इसमें। अब इसको डिवीजन का काम कौन करता है, ये इनके अंतर्गत हो गया। यहां पे कई अलग अलग बातें हैं, तो हम इनके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं अभी। अब बात करेंगे इसमें कि इसको कौन कौन रेखा कौन कौन अलग अलग करती है। जैसे अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूटी। तो ये कौन सी लाइन दोनों को अलग करती है? तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कोनराड लाइन। कौन सा लाइन? कोनराड लाइन। किसको किसको? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में ये लाइन है। ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बनता है, अब आ गया क्रस्ट और मेंटिल को कौन सा अलग करता है। क्रस्ट और मेंटिल की बात करें, ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा क्रस्ट और नीचे हो जाएगा मेंटिल। तो क्रस्ट में कौन सा क्रस्ट? लोअर क्रस्ट। अब मेंटिल में कौन सा मेंटिल? अपर मेंटिल। इसको कौन अलग करता है? उसको बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो लाइन कह सकते हैं। कौन सा लाइन? मोहो लाइन। ये कौन सा लाइन? कोनराड लाइन। ध्यान दीजिएगा। अब ये जो लाइन दिखाई दे रही है, अपर मेंटिल और लोअर मेंटिल की बात करते हैं। इसको कौन सी लाइन अलग करती है? रेप्टी। कौन सी करती है? रेप्टी लाइन। रेप्टी लाइन। अब बात करेंगे लोअर मेंटिल और अपर कोर। लोअर मेंटिल और अपर कोर की बात करेंगे तो कौन सा लाइन अलग करेगा? गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग ये लाइन क्या करती है? दोनों के बीच अलग करती है। और लास्ट में हो जाता है हमारा अपर कोर और लोअर कोर। इसके मध्य में कौन सी लाइन गुजरती है? लेहमेन। ये सब क्या है? ये सब डिसकंटिन्यूटी है जो कि तोड़ने का काम करती हैं अलग अलग। इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए चलिए, बाकी कल की क्लास में पढ़ा जाएगा, इसको खत्म किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।